गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सवेरे के 8 बज चुके हैं और आप लोगों को पता है कि ये सेशन आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित आपका आईटीआई में जितना भी ट्रेड है, चाहे आपका फीटर हो, डीजल हो, टर्नर हो, बिल्डर हो, मशीनिस्ट हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, ट्रैक्टर मैकेनिक हो, व्हीकल मैकेनिक हो, कारपेंटर हो, इन सभी ट्रेड के लिए आपका सेशन यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन में जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। आईटीआई लेवल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आइए। वहाँ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग और ट्रेड थ्योरी आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। निश्चित तौर से आप लोग स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आइए। अगर हम लोग आगे की चर्चा करें, रेलवे सीबीटी 2 एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही बेहतरीन बुक आप सभी के सामने आ चुका है। इस बुक की खासियत की बात करोगे, चैप्टर वाइज थ्योरी, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज और लगभग 2000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर लाइव सेशंस की बात किया जाए तो आपका रेलवे धाम पटना के द्वारा सवेरे 7 बजे आपका साई सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। 8 बजे की जिस कक्षा में भी आप लोग जुड़े हुए हैं, ये आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित आपका आईटीआई में जितना भी ट्रेड है, इन सभी ट्रेड की कक्षा आप लोगों के लिए 8 बजे। इस क्लास के जस्ट बाद आपका 9:30 AM में इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक क्लास आपका एसर मैम और एम कुमार सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन पीके साई सर और राघव सर के द्वारा आप लोगों को शाम 6:30 बजे ये सब का सब आपका लाइव सेशन रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़ेंगे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मोस्ट कॉमन एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैंगिंग ज्वाइंट इज। संधि को फ्रेमिंग करने के लिए अति सामान्य व अति प्रबल प्रकार हमारा कौन सा है? लैप ज्वाइंट, मोर्स एंड टेंशन ज्वाइंट, आपका बॉक्स ज्वाइंट या फिर आपका हाउसिंग ज्वाइंट। आपसे क्या पूछा है कि हमसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। अगर देखिए लैप ज्वाइंट की बात किया जाए तो कुछ इस प्रकार का ज्वाइंट बनता है कि दो पार्ट्स आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये हमारा सिर्फ इतना ही पार्ट ज्वाइंट हुआ है। देखिएगा ये भी इधर से ओवरलैप कर रहा है और ये भी इधर से ओवरलैप कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैप ज्वाइंट। ये इसको लिख लेंगे, ये हमारा लैप है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ इस प्रकार का भी एक ज्वाइंट बनता है कि दो पार्ट्स है, उसको कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट किया गया है, ठीक है। ये फेस टू फेस ज्वाइंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं बट ज्वाइंट। इसको क्या बोलाता है? आपका बट ज्वाइंट। आ गया ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा क्या है? बॉक्स ज्वाइंट। बॉक्स क्या है? ये जो हमारा मान लो ये हमारा क्या था? एक ज्वाइंट था। इसको क्या किया गया है? इस बॉक्स की सहायता से ज्वाइंट किया गया। तीसरा देखिए हाउसिंग ज्वाइंट। ये हमारा हाउसिंग ज्वाइंट है। बॉक्स ज्वाइंट तो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। ये बॉक्स जो होगा कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट, इसको हम कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। तो देखिए जो हाउसिंग ज्वाइंट है ये क्या है? ये पूरी तरीके से कंप्लीट आपका ज्वाइंट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर आप लोगों ने डी लगाया होगा और डी आपका सही आंसर भी होगा, ठीक है। देखिए कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइंट, सरफेस टू सरफेस ज्वाइंट और एक कंप्लीट सरफेस ज्वाइंट। तो जो कंप्लीट सरफेस का ज्वाइंट होगा, पूरी सतह के साथ जो ज्वाइनिंग होगा वो आपका बेस्ट मेथड और स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट माना जाता है, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे आप लोग, हाउसिंग ज्वाइंट सही आंसर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाइल यूजिंग चेन मोर्टिजर व्हेन चेन मूव्स डीपर इन द जॉब। चेन मोर्टिजर प्रयोग करते समय चेन कब जॉब में गहरे रूप से जाता है? स्पीड शुड बी इंक्रीज, स्पीड शुड बी रिड्यूस, स्विच ऑफ द मशीन, रन अवे फ्रॉम द मशीन, ठीक है। जब हम लोग क्या कर रहे हैं? चेन का उपयोग कर रहे हैं। ये जो हमारा चेन मोर्टिजर होता है ज्यादातर आपका पहाड़ी इलाकों में जहां पे आपका स्नो होता है वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो वो स्नो वाला इलाका में क्या होता है कि वहां पे
जो हमारा सरफेस होता है, रोड जो होता है वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, आपका फ्रिक्शन कम जाता है, घर्षण कम जाता है। तो घर्षण कम जाने के कारण वहां पे क्या होता है, आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो टायर में हम लोग क्या करते हैं, चेन मोर्टिजर लगाए थे, जिसको हम लोग देसी भाषा में स्नो चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्नो चेन लगाता है, वो क्या करता है, वो आपके कॉन्टेक्ट एरिया सरफेस को बढ़ा देगा, साथ ही साथ वो क्या करता है, उसमें कुछ कील होता है जो कि आपको क्या करता है, फ्रिक्शन बनाने में मदद करता है। तो वो कब काम करेगा, जब आपको क्या होगा, आपका क्या होगा, स्पीड शुड भी इंक्रीज। जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ेगा तो वो स्नो चेन को क्या करेगा, खींचेगा। खींचेगा फिर आपका वो जो ऑपरेशन है पूरा होगा। स्पीड शुड भी इंक्रीज, गति को बढ़ाना चाहिए, तब हमका जो हमारा चैन मोर्टिजर है वो यूज में आता है। ऑप्शन नंबर 1 जिनका भी आ रहा है सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हमारा वही मोर्टिजर शीर्ष को सामान्यतः किस पर दिया जाता है, कहां एडजस्ट किया जाता है, अप और डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। देखिए मान लीजिए हमारा क्या, ये हमारा व्हील है, ठीक है। इस व्हील पर क्या करना है, हमको स्नो चैन लगाना है। तो स्नो चैन हम सिर्फ इसी पार्ट पे लगाएंगे और इसी पार्ट पे भी लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। जो हमारा स्नो चैन होगा वो चारों तरफ लगेगा, ठीक है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आपका लेफ्ट राइट साइड तीनों तरफ हम लोग लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ऑल ऑफ दीज अबव आपका सही आंसर होगा। ये करता क्या है, कभी आपसे पूछ लिया है कि मोर्टिजर करता क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे ये कॉन्टेक्ट एरिया सरफेस को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है, फ्रिक्शन को भी बढ़ाता है। किसकी सहायता से, कील की सहायता से वो बढ़ाता है। देखिए ये मान लीजिए हमारा स्नो चेन है, तो इसमें जगह जगह क्या होगा, कील लगा होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ये मान लो ये कील लगा हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से इसमें कील लगा होता है। जैसे ही मान लीजिए हमारा रोड था, देखो ये क्या होगा, इसमें कॉन्टेक्ट एरिया सरफेस, ये वाला फिर क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये वाला क्या करेगा, कॉन्टेक्ट एरिया को बढ़ाता चला जाएगा, तो हमारा फ्रिक्शन जो होगा वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which kind of wood is not suitable for turning? टर्निंग के लिए कौन सा जो हमारा कास्ट होता है उपयुक्त नहीं होता। टर्निंग की बात किया जाए, टर्निंग प्रोसेस क्या है, जो किसी भी वर्क पीस को क्या देना है, हमको देना है सिलेंड्रिकल शेप देना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टर्निंग का प्रयोग करते हैं। किस पर, लेथ मशीन पर। इस चीज को याद रखेंगे। टर्निंग के द्वारा दो और काम किया जाता है। मान लीजिए हमारा ये वर्क पीस है, इसका अगर हमको डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर है, इसको क्या करना है, 8 सेंटीमीटर डायमीटर करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमको डायमीटर को, व्यास को क्या करना है, घटाना है। तो व्यास को घटाने के लिए भी हम लोग टर्निंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो टर्निंग के लिए कौन सा कास्ट हमारा उपयुक्त नहीं होता है, वो एक ऐसा कास्ट जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें गांठ हो। अगर गांठ है यानी कि नॉट है, वो जो टर्निंग के लिए वो हमारा उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का 1 विथ नॉट एंड स्प्लिट, ये टूटा हुआ या फिर जिसमें गांठ हो, ये जो होता है ये आपका टर्निंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए हमारा ये मेटल है, इस पे ये मान लो यहाँ पे क्या बना हुआ है, गांठ बना हुआ है। गांठ जब बना होगा, जब हम क्या कर रहे होंगे, इसका टर्निंग कर रहे होंगे, या तो इसको सिलेंड्रिकल शेप बनाएंगे या फिर इसका डायमीटर कम करेंगे, तो जैसे ही हम लोग इस पॉइंट पे आपको फोर्स अधिक चाहिए होगा, इस पॉइंट पे कुछ अलग चाहिए होगा, इस पॉइंट पे अलग चाहिए होगा, इस पॉइंट पे अलग चाहिए होगा, इस पॉइंट पे अलग चाहिए होगा। टर्निंग करने का एक बेसिक पर्पस ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट सरफेस, यूनिफॉर्म सरफेस पर टर्निंग जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर वो इरेगुलर सरफेस, अनियमित सतह है, तो उस पर आपका जो टर्निंग प्रोसेस है वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इरेगुलर सरफेस पे आपको जो फोर्स का वेरिएशन होता है वो बढ़ता चला जाता है या फिर घटता चला जाता है, और टर्निंग जो है एक कांस्टेंट फोर्स पर होता है। यही कारण है कि नॉट वाला होगा या फिर टूटा हुआ सरफेस है, उस पर हम लोग टर्निंग प्रोसेस नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ गुड टिम्बर। टिम्बर क्या है, अच्छी लकड़ी की विभिन्न गुणधर्म आप लोगों को बताना है। कारपेंटर 2016 में ये पूछा गया, इसरो में सवाल है। ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए और हार्डनेस होना चाहिए। लो कॉस्ट होना चाहिए, कंडक्टिविटी होना चाहिए, अच्छा जी, परमिबिलिटी होना चाहिए, अच्छा जी, और इलास्टिसिटी होना चाहिए। नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब आप लोग सोचिए, अपना आंसर बताइए कि ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो कितना दिन टिकाऊ है, टिकाऊ कितना है, ठीक है। तो
टिकाऊ होना चाहिए, स्ट्रेंथ है यानी मजबूत कितना है, ये भी बात सही है कि टिकाऊ भी होना चाहिए। कोई भी लकड़ी हम लेते हैं तो टिकाऊपन देखना है आपको, उसका सामर्थ्य भी देखना है, उसका हमको हार्डनेस देखना है, कठोर है कि नहीं, उसका डेंसिटी कितना है, ये सब चीज भी देखा जाता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी, डेंसिटी, हार्डनेस और स्ट्रेंथ, इन 4 चीजों को हम लोग कंसीडर करते हुए किसी भी लकड़ी का, किसी भी वुड का हम लोग सिलेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू श्रिंकेज ऑफ टिम्बर। लकड़ी के संकुचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। देखिए, मान लीजिए श्रिंकेज किसको कहते हैं और एक्सपेंशन किसको कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं ये हमारा 8 मिलीमीटर डाया था। किसी का ये जो हमारा डाया हो गया है ये 4 मिलीमीटर का हो गया, ठीक है। और मान लीजिए किसी कारणवश ये जो हमारा डायमीटर था वो 10 सेंटीमीटर का हो गया। 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तीनों का यूनिट आप लोग सेम रखेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या था, ओरिजिनल था, ओरिजिनल यानी कि हमारा ओरिजिनल लकड़ी था। उसका डायमीटर क्या क्या है, घट गया, घट के कितना है, 4 पे चला है। तो ये हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा श्रिंक हुआ है। क्या हुआ है, श्रिंक हुआ है। यानी उसका मोटाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, इन सब में अगर उसका डायमेंशन में कमी हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रिंक बोलेंगे। श्रिंक जो होगा 2 प्रकार से हो सकता है, या तो ऑटोमेटिक भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हो सकता है। आर्टिफिशियल दैट मींस उसमें हम टर्निंग प्रोसेस कर दें या फिर चीजल से कुछ कट छट कर दें तो वो क्या हो गया, आपका हो गया, आपका वो आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल कैसे हो सकता है कि इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई कच्चा लकड़ी है, ठीक है, तो वो सूखेगा, दैट मींस उसमें क्या होगा, इवेपोराइजेशन होगा। इवेपोराइजेशन होगा तो उसमें जो पानी है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। जो पानी जो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा। तो वो हो गया आपका नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हो गया। और ये देखिए डायमीटर क्या है, यहाँ पे बढ़ गया, तो ये जो बढ़ेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में फैलाव, हिंदी में बोला जाता है फैलाव, इंग्लिश में एक्सपेंशन बोला जाता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लकड़ी में जो श्रिंक हो रहा है, वुड पे जो श्रिंक हो रहा है, उसका कौन सा कथन आपका सही है। संकुचन लकड़ी के सुखाने और संशोषण की प्रक्रिया के दौरान होता है। सभी लकड़ी संशोषण के तरीके अथवा पद्धति के बिना परवाह किए ही संकुचित होते हैं। काश संकुचित होने के लिए निरंतरित होगा जब तक उसका आर्द्रता उस आज के आसपास हवा के बराबर नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया इसको मिटाओ, एक चीज आप लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मान लीजिए हमारा ये क्या है, लकड़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके चारों तरफ क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं ये क्या हमारा एटमॉस्फेयर है, क्या है, वातावरण। तो आपको एक चीज तो पता है कि थर्मल एक्सपेंशन, उष्मीय प्रसार तब तक होगा जब तक दोनों भी मीडियम का जो टेम्परेचर है वो इक्वल ना हो जाए। अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो उष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन आपका निश्चित तौर से होगा, ठीक है। तो यही है कि काश संकुचित हो जब तक उसके आसपास का हवा का जो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। जब तक उसका थर्मल टेम्परेचर जो होगा वो बराबर नहीं होगा तब तक थर्मल एक्सपेंशन होगा। जब तक थर्मल एक्सपेंशन होगा तब तक आपका श्रिंकेज जो है वो होता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रेट एज। सीधे कोर का यूज क्या है, आपसे यहां पर पूछा गया है। यूज फॉर कर्व्ड सरफेस एंड एज, यूज फॉर स्ट्रेटनेस फॉर सरफेस एंड एज, यूज फॉर सर्कुलर सरफेस एंड एज, ऑल ऑफ द अबव। मार दीजिए ऑप्शन नंबर आप लोग डी और सही आंसर पा जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कारपेंटर पेंसिल यूजुअली इन एंड डैश क्रॉस सेक्शन। एक बढ़ई का पेंसिल सामान्यतः किस क्रॉस सेक्शन का बना होता है। क्या वो सर्कुलर होता है,
क्या वो अंडाकार होता है? सर्कुलर में से और अंडाकार में से बताना है, ट्रायंगल को काट देना है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम को भी काट देना है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा पेंसिल होता है क्या वो सर्कुलर शेप में होता है या फिर ओवल शेप में होता है? बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर एक आ रहा है सर्कुलर, और बिल्कुल आपका सही और सही आंसर आ रहा है आप लोगों का भैया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इस्पात पर फॉस्फेट की पतली परत को लेपन को हम लोग कौन सा कहते हैं? स्टील है, इस पर हमको क्या करना है? हमको करना है फॉस्फेट की जो हमारा थिन लेयर है उसको जो लेपन करते हैं। ये हमारा स्टील का कोई रॉड है, इस पर क्या करना है हमको? एक थिन लेयर, बहुत ही पतला लेयर इसके चारों तरफ क्या करना है? चढ़ाना है। किसका चढ़ाना है? हमारा फॉस्फेट का चढ़ाना है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडीकरण, जस्ता चढ़ाना, पार्क राइजिंग, या फिर आपका उत्ताप टंकन। क्या हो जाएगा? उत्ताप टंकन। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, सही आंसर पाएंगे। अब देखिए जस्ता चढ़ाना, एनोडीकरण क्या होता है, इस दोनों को आप लोग ध्यान से समझिए। अगर इस बात पर या फिर लोहे की परत के लोहे के सरफेस के चारों तरफ जिंक का परत चढ़ाना, ठीक है, उसको हम लोग जस्तीकरण या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एल्युमिनियम का, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग एनोडीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर हो जाएगा, और बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लो। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि क्षरण रोकने एवं पिघले हुए धातु के स्थिर धात्विक दबाव को सहन करने हेतु सांचे के लिए बालू में निम्न गुण होना चाहिए। क्षरण यानी क्या है? जो कि उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसमें क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो उसका ओरिजिनल शेप था उसमें कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है, लगातार उसमें क्या हो रहा है? उसका जो आकार है वो धीरे धीरे करके बहुत ही स्लोली क्या रहा है? वो घट रहा है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षरण बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट डिक्लाइन होता है। ठीक है, वो जो क्षरण है उसको क्या करना है? उसको हमको रोकना है। एवं जो हमारा जो मेल्टेड मटेरियल है उसको क्या करना है? उसको हम लोग कांस्टेंट मेटेलिक प्रेशर को सहने हेतु जो हमारा वो ढांचा होता है, वो जो हमारा फर्मा होता है, परफर्मा है, उसमें बालू में कौन सी गुण होना चाहिए? उसमें ड्राई कैपेसिटी होना चाहिए, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, निस्तारणता होना चाहिए, अपवर्तनता होना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए भैया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो बियर और टीयर जो होगा उसमें होता रहेगा। क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बियर और टीयर उसमें कम होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वालों का सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। चलती पिंड पर वायु द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर बोलते हैं, हम लोग उसको ड्रैग बोलते हैं, हम लोग उसको लिफ्ट बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग बायोंसी बोलते हैं। चलता हुआ कोई क्या है? पिंड है, उस पर एयर द्वारा क्या किया गया? फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं, कर्षण बोलेंगे, ट्रैक्शन इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला देखो, अच्छा यहां से क्वेश्चन पूछेगा प्रेशर बराबर क्या होता है? अगर प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं? इसको हम लोग पास्कल भी लिख देते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या होगा? बी ड्रैग इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लो कि अगला क्वेश्चन कहता है इन अ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस द आइटम टू बी कोटेड इज यूज्ड एज।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया में लेपन किए जाने वाले वस्तु को डैश के रूप में उपयोग किया जाता है, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड या फिर आपका नन ऑफ दीज। बताओ भैया, हम लोग किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते समय हम लोग किस चीज का उपयोग करेंगे, कैथोड का, एनोड का, इलेक्ट्रोड का, या फिर हम लोग इनमें से कोई नहीं का इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे और बिल्कुल ही सही आंसर पाएंगे। एनोड पॉजिटिव, कैथोड क्या नेगेटिव, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। ठीक है, आपका एक होता है आपका एलपीजी, दूसरा होता है आपका सीएनजी। ठीक है, चलिए अच्छा जी, अगर एलपीजी का फुल फॉर्म का बात किया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्लियर है। और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है भैया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पूछा क्या है हमसे, एलपीजी का पूछा है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर बी सही और सही आंसर है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। व्हाट इज द यंग मॉडुलस ऑफ माइल्ड स्टील। यंग मापांक का, माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है, माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। टू इंटू 105 न्यूटन पर क्या होगा, 2 इंटू 105 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर आप लोग बी मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसको मारेंगे। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी लिखा होगा कहीं, 2 इंटू 105 न्यूटन पर आपका क्या लिखा होगा, मीटर स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, 10 टू द पावर 9 होता है, 10 टू द पावर 9 तो होगा। ठीक है, ऐसे भी आपको लिखते हो, जब इसको गुना करेंगे 105 इंटू 2 तो 2010 आपका आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। किसी ड्रिल छिद्र के छोर के चैम्फरिंग प्रचालन को क्या कहा जाता है। कोई हमारा क्या है, मान लीजिए हमारा ये, मान लो ये हमारा वर्क पीस है, इस वर्क पीस के अंदर क्या किया है हमने, गोल सुराख किया है, गोल सुराख को हम लोग ड्रिलिंग बोलते हैं। और ये जो हमारा छोर है इसको क्या करना है, हमको चैम्फरिंग करना है। तो भैया कर देते हैं चैम्फरिंग, कौन सी बड़ी बात है, ये हमारा चैम्फरिंग कर दिया, चैम्फरिंग कर दिया एंड पर। अब क्या बोलता है कि इस प्रचालन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवेदन, स्थानिक फलकन, शंकु खनन या फिर आपका होल बर्तन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थानिक फलकन। दैट मीन्स कि जो हमने चैम्फरिंग किया है उससे क्या होगा, उसका जो शेप है वो परमानेंट आपको आए, वहां उस सरफेस पर, उसके एज पर, उसके किनारे पर वियर और टियर, टूट फूट की घटना ना हो या फिर कम हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्थानिक फलकल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन से पहले देखिए, स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए रेलवे धाम पटना के द्वारा फाउंडेशन बैच, इस बैच की खासियत ये आपको लाइव बैच, ये कौन सा बैच है, ये आपका लाइव बैच है। ठीक है, क्या है, हमारा लाइव बैच है। उसके बाद देखो ये क्या है, इसमें अगर मैं इस फाउंडेशन बैच की बात करोगे, आपको बीएससीडी यानी कि बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस आपको
ट्रेड थ्योरी। इन 3 चीजों का आपको कंप्लीट पैकेज आपको कहां मिलने वाला है? स्कोर प्लस एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच में लाइव पैकेज के रूप में मिलने वाला है। इसको पाने के लिए आपको स्कोर प्लस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं स्कोर प्लस एप्लीकेशन, वहां से आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो निश्चित तौर से आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फिर से। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द बोर्ड मेड बाय एडिंग रेजिन एंड बाइंडर टू वुड चिप्स एंड हीटिंग एंड प्रेजेंसिंग। वुड चिप्स में रेजिन व बाइंडर को मिला के और गर्म करके कौन सा बोर्ड तैयार किया जाता है? ठीक है, वुड चिप्स में रेजिन को मिलाना। जैसे आपने देखा होगा कि चिप्स यानी कि छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, ये छोटा छोटा क्या है? हमारा लकड़ी का टुकड़ा है। इसमें क्या किया था हमने? रेजिन और बाइंडर को मिला। बाइंडर का मतलब हो गया कि ये क्या हो, इसमें जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा? आपस में ये सट जाए, इससे क्या हो जाए? आपस में सट जाए। तो जब सट जाए उसके बाद क्या करेंगे? इसको मेल्ट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? मेल्ट कर देंगे। तो ये मान लीजिए हमारा कुछ इस प्रकार का शेप बन गया। ठीक है, ये आपस में क्या हो गया? हमारा आपस में ये सट गया। ठीक है, आपस में क्या हो गया? ये सट गया। उसके बाद देखिए कौन सा बोर्ड बना है? हार्ड बोर्ड बना है, पार्टिकल बोर्ड बना है, हमारा ब्लॉक बोर्ड बना है, या फिर हमारा इंसुलेशन बोर्ड बना है। ऑप्शन नंबर क्या मार दो? ऑप्शन नंबर आप लोग मार दो, 1 मार दो, सही आंसर पालो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। द सॉल्वेंट फॉर बर्निश इज। बर्निश का वियोजक क्या होता है? टर्पेंटाइन, लिंसीड ऑयल, अल्कोहल, या फिर आपका ऑल ऑफ दीज। द सॉल्वेंट ऑफ वर्निश इज, बताइए भैया क्या हो जाएगा आंसर? द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ वर्निश इज। बताएंगे द सॉल्वेंट ऑफ वर्निश इज क्या है? आपका अल्कोहल है, टर्पेंटाइन है, या फिर आपका लिंसीड तेल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बेस्ड भी। लिंसीड तेल को हम लोग पेट्रोलियम बेस्ड भी बोलते हैं। इसको लिख लेंगे पेट्रोलियम बेस्ड। लिंसीड तेल को हम लोग पेट्रोलियम बेस्ड बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑल ऑफ दीज, कि जो हमारा सॉल्वेंट होता है वर्निश के लिए वो टर्पेंटाइन भी हो सकता है, पेट्रोलियम बेस्ड भी हो सकता है, या फिर आपका एल्कोहल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या है आप लोगों का? है ऑप्शन नंबर डी आया है, और ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल ही सही आंसर्स आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है? किसी ड्रिल छिद्र के छोर के कोर तल चैम्फरिंग प्रचालन की प्रक्रिया को हम लोग भैया स्थानिक फलकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप लोग क्या मारेंगे? डी मारेंगे और सही आंसर पाएंगे। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा होल का जो ड्रिलिंग होल का जो एज है, किनारा है, उसको हम लोग परमानेंट शेप देने का ट्राई करते हैं, परमानेंट शेप देने का कोशिश किया जाता है। ऑप्शन में आप लोगों का सी सही था। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। द बोर्ड मेड बाय एडिंग रेजिन एंड बाइंडर टू वुड चिप्स ऑफ द हीटिंग एंड प्रेशराइजिंग इज कॉल्ड आपका इंसुलेशन बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? द सॉल्वेंट फॉर वर्निश इज टर्पेंटाइन, लिंसीड ऑयल, अल्कोहल, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है वर्निश के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? जल्दी से बता दीजिए कि वर्निश के लिए हम लोग किस सॉल्वेंट का यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है टर्पेंटाइन, आपका है लिपिड तेल, और तीसरा है आपका हमारा अल्कोहल। जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी आ रहा है, और बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी,
कि जो वर्निश का जो सॉल्वेंट फॉर वर्निश होता है वो टर्पेंटाइन भी हो सकता है, वो पेट्रोलियम बेस्ड लिंसीड ऑयल भी हो सकता है, या फिर आपका वो अल्कोहल भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था आपका, बिल्कुल। चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है नॉर्मल हाइट ऑफ ऑफिस टेबल। नॉर्मल हाइट ऑफ ऑफिस टेबल कितना होना चाहिए? ऑफिस टेबल की सामान्य ऊंचाई, देखिए कारपेंटर इसरो टेक्नीशियन 2016 में पूछा गया प्रश्न है आपका कि जो हमारा ऑफिस टेबल की सामान्य ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बताएंगे आंसर। 650 mm, 600 mm, 750 mm या फिर आपका नन ऑफ दीज। बता दो आंसर्स क्या हो जाएगा कि नॉर्मल हाइट ऑफ ऑफिस टेबल इक्वल्स टू 650 mm, 600 mm, 750 mm या फिर आपका नन ऑफ दीज। आपका जल्दी से आंसर्स आपको बताने की जरूरत है कि नॉर्मल हाइट ऑफ ऑफिस टेबल इक्वल्स टू 650 mm, 600 mm, 750 mm या फिर आपका नन ऑफ दीज। जो स्टैंडर्ड हाइट माना जाता है वो 650 mm का माना जाता है। कितना माना जाता है? 650 mm का आपका स्टैंडर्ड हाइट जो है वो माना जाता है। अगले क्वेश्चन की कड़ी में चलो। टाइप ऑफ फर्नीचर फॉर गार्डन। बगीचे के लिए फर्नीचर का कौन सा प्रकार होना चाहिए? इसरो का पूछा गया टेक्नीशियन में कारपेंटर के लिए पूछा गया सवाल था कि क्या क्या होना चाहिए था उसमें। बुक्स होना चाहिए था, उसमें सेल्फ्स होना चाहिए था, उसमें इंडेक्स होना चाहिए था, उसमें कैबिनेट होना चाहिए था, उसमें इशू काउंटर होना चाहिए था। क्या करना है आपको? गार्डन में आपको क्या लगाना है? फर्नीचर लगाना है। ठीक है, हमारा ये क्या है? गार्डन है। इस गार्डन में हमको क्या करना है? फर्नीचर लगाना है। तो उस फर्नीचर में क्या क्या आपका एसेंशियल चीज है, आवश्यक चीज क्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। पहला क्या कहा है कि उसमें बुक सेल्फ होना चाहिए। अच्छा, गार्डन में बुक सेल्फ होना चाहिए, चाहिए इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स कैबिनेट होना चाहिए, इशू काउंटर भी होना चाहिए। उसके बाद दिया हुआ है कि स्विंग होना चाहिए, गार्डन में स्विंग होना चाहिए, केन चेयर होना चाहिए, टी पॉय होना चाहिए। अच्छा ही देख लेते हैं। टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, ग्लास बोर्ड होना चाहिए। चलो और देखते हैं। एग्जीक्यूटिव डेस्क होना चाहिए, कंप्यूटर टेबल होना चाहिए, रिवॉल्विंग चेयर होना चाहिए। अब आपके हिसाब से बताइए कि जो हमने फर्नीचर लगाया है गार्डन में उसमें क्या क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? गार्डन में आपका स्विंग, केन चेयर, टी पॉय। ऑप्शन नंबर आप लोग बी मारेंगे, सही और सही आंसर आएंगे। कई बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 लगा देंगे कि बुक। तो गार्डन में जाके बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? गार्डन में आप किसके लिए जाते हो? गार्डन में आप जाते हो घूमने के लिए जाते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको मस्ती की चीजें आपको चाहिए होती है। आइए अगले क्वेश्चन की। डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर ड्यू टू डैम्प मॉइस्चर इज। नमी और आर्द्रता के कारण लकड़ी की अपघटन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट बोलते हैं, वेट रॉट बोलते हैं, ड्राई रॉट बोलते हैं, या फिर आपका सेक बोलते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर ड्यू टू डैम्प मॉइस्चर। बताइए, डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर ड्यू टू डैम्प मॉइस्चर। डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर ड्यू टू डैम्प मॉइस्चर इज कॉल्ड। बताओ भैया क्या हो जाएगा आंसर? डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर ड्यू टू डैम्प मॉइस्चर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नमी और आर्द्रता के कारण। नमी और आर्द्रता के कारण लकड़ी का जो अपघटन होता है, यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेट रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नम रॉट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही आंसर हो जाएगा। नमी है तो यहां भी वेट होना चाहिए था। यानी क्या है? डैम्प में क्या होता है? डैम्प मॉइस्चर का मतलब होता है कि उसमें क्या होना चाहिए? वो वेट भी होना चाहिए और ह्यूमिड भी होना चाहिए। ड्यू टू वेट एंड ह्यूमिड जो डैम्प मॉइस्चर होता है उसके कारण वेट रॉट होता है। क्या होता है? नम रॉट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि
सेंसिंग ऑफ टेम्पर इज डन टू, लकड़ी को सुखाने का क्या कारण होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कच्ची लकड़ी है, उसको क्यों सिखाया जाता है और किस कारण से सुखाया जाता है और किस प्रोसेस के द्वारा सुखाया जाता है। तो अगर प्रोसेस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका नेचुरल वेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन, प्राकृतिक वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान जो लकड़ी है वो सुखाने का कार्य होता है। उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपको हीट चाहिए होता है। कहां से लेते हैं हम लोग, जनरली जो हीट प्रोवाइड किया जाता है वो सनलाइट से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उष्मा जो है सनलाइट से दिया जाता है। चलिए, ये जो हमारा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली कांस्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, आइए उसके बाद हमसे क्या पूछा है, सेंसिंग ऑफ या फिर सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन, लकड़ी को सुखाने का कारण क्या है। इंक्रीज द वेट, क्या अगर किसी भी लकड़ी को सुखाएंगे तो उसका वेट घटेगा, नहीं घटेगा, हटा दीजिए। डिक्रीज द वेट, ये भी आपका गलत बात है, वेट घटाने और सुखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इंक्रीज द वॉल्यूम, उसको आकार को भी नहीं बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज द डेंसिटी, ऑप्शन नंबर आपने क्या मारा, डी मारा, और डी आपका सही आंसर है। किसी भी लकड़ी को अगर हम सुखाते हैं तो उसका बेसिक पर्पस होता है उसकी डेंसिटी को बढ़ाना। डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका जो हार्डनेस है, उसकी जो मजबूती है, उसका जो स्ट्रेंथ है, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। इससे ना उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ना उसका वेट बढ़ता है, ना उसका वेट घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं कि हाइड्रोलिक पावर में किस द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है। बताओ भैया, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में हम लोग किस द्रव का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे ऑप्शन, केरोसिन, तेल और ऑयल। बताओ जल्दी से, आप लोग आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी आ रहा है और बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर आ रहा है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो फ्लूइड होता है वो कैसा फ्लूइड यहां पे होना चाहिए। तो हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में हमने पिछली क्लास में बताया था, आप लोग याद रखेंगे कि हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में हम लोग नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड का यूज करते हैं। किसका, नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड का यूज करते हैं, ताकि जब उस पर कंप्रेशन फोर्स पड़े तो क्या हो, वो दबे नहीं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, अगर लाइव सेशंस की बात की जाए तो सवेरे 7 बजे रेलवे धाम पटना के द्वारा आपके लिए BSCD यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का लाइव सेशन पीके शाही सर के द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है। उस क्लास के जस्ट बाद 8 AM में, जिस क्लास में भी आप लोग जुड़े हुए हैं, ये क्लास आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल ग्रुप से संबंधित ITI में आपका जितना भी ट्रेड है, फीटर है, डीजल है, टर्नर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, मोटर मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, व्हीकल मैकेनिक है, इन सभी ट्रेड के लिए आपका सेशन 8 बजे का, कहां, रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उस क्लास के जस्ट बाद आपका 9:30 AM में आपका इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक SR मैम और M कुमार सर के द्वारा, और 6:30 PM शाम 6:30 बजे जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सेशन आपका पीके शाही सर और राघव सिंह सर के द्वारा आप लोग प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सबका सब सेशन आपका लाइव सेशन रेलवे धाम पटना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़ेंगे। अगर बात करें गारंटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना। देखिए, सीट इस बार बहुत कम है। आपको अपनी जो मेहनत है, आपको अपनी मेहनत को ईमानदारी पूर्वक जिस रेशियो में सीट को डिक्रीज किया गया, उससे दुगनी रेशियो में आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलना पड़ेगा। और इस कड़ी में हम और हमारी टीम यानी कि RDP टीम, रेलवे धाम पटना की टीम आपके लिए निश्चित तौर से आपका सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और करती रहेगी। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।